Hello students, myself Alok Mishra, Assistant Professor CSC Department from Ambalika Institute of Management and Technology, Lucknow. From today, we are discuss the subject Programming for Problem Solving. This subject is in your BTech first semester. Before going to start this subject, one thing is very important. This subject is totally dependent upon C language. So today's topic is basically introductory part of C language. Objective of today's lecture is why C language is so important, history of C language, characteristics of C language, and what is the need of computer language, and what are the software development process in C language. So why C language is so important? Worth to know about C language. C language important क्यों है? ठीक है, क्या वर्थ है इसकी, इसके बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं. हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है. सबसे पहली देखिए क्या क्या चीजें हैं इसमें. जो ओरेकल एक डेटाबेस का बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, काफी लीडिंग कंपनी ओरेकल जो डेटाबेस प्रोडक्ट बनाती है. ओरेकल जो लिखा गया है, उसकी कोडिंग लिखी गई है, वो सी लैंग्वेज में लिखी गई है. जो आज की नई टेक्नोलॉजी है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड, उसकी कोर लाइब्रेरीज जो है वो भी सी लैंग्वेज में ही लिखी गई हैं. MySQL ओरेकल की तरीके से ही MySQL भी एक डेटाबेस है, वो भी सी लैंग्वेज में ही आपका लिखा गया है. ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर इज रिटन इन सी लैंग्वेज. डिवाइस ड्राइवर यानी ऐसे ड्राइवर जो हार्डवेयर को चलाने के लिए जिन प्रोग्राम्स की आवश्यकता होती है उनको डिवाइस ड्राइवर करते हैं. तो ऑलमोस्ट जितने भी डिवाइस ड्राइवर हैं वो सारे के सारे सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं. मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर इज रिटन इन सी लैंग्वेज. यानी जितने वेब ब्राउजर आप ओपन करते हो, जितने वेब ब्राउजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, मोजिला हो गया, ठीक है, आजकल माइक्रोसॉफ्ट एज चल रहा है, ये इसका मेजर पार्ट सी लैंग्वेज में लिखा गया है. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज. यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए ही सी लैंग्वेज बनाई गई थी. ठीक है, अभी हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिखा गया है सी लैंग्वेज में. सी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आज भी सी, अगर एक सर्वे के अनुसार माने तो आज भी सी मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर लैंग्वेज है आपकी प्रोग्रामिंग के लिए. ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज कि उसकी वर्थ क्या है. नेक्स्ट, हम लोग स्टूडेंट्स के, आप लोग स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो क्या क्या स्टूडेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है. देखिए, सी इज इंपॉर्टेंट टू बिल्ड प्रोग्रामिंग स्किल. यानी अगर किसी भी स्टूडेंट को अपनी प्रोग्रामिंग स्किल क्या करनी है, इंप्रूव करनी है, तो उसे सी लैंग्वेज आनी चाहिए. प्रोग्रामिंग स्किल क्या होती है? लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या होता है? यानी अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हो. यानी एक मीडियम है जिससे हम अपने थॉट्स को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. लेकिन हमारे पास थॉट्स तो आते हैं, लेकिन हमें लैंग्वेज नहीं पता है, तो हम अपने थॉट्स को लिख नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते. इसी तरीके से अगर एक स्टूडेंट है, उसको कोई प्रॉब्लम दी गई है, यानी उस प्रॉब्लम को उसको सॉल्व करना है, दिस मीन्स कि उसको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए. तो उसको थॉट्स तो आते हैं, लेकिन वो प्रोग्राम डेवलप कैसे करेगा, यानी उसके लिए सी लैंग्वेज आनी चाहिए, पहली चीज. दूसरी चीज, जितने भी आप प्रॉब्लम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल इंप्रूव होगी. तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोग्रामिंग स्किल इंप्रूव होती है. ठीक है. दूसरी, सी कवर्स बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यानी जो स्टूडेंट सी लैंग्वेज पढ़ता है तो उसके जो फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ेंगे. यानी अगर आप जावा की बात करेंगे, सी प्लस प्लस की बात करेंगे, तो उसमें जो भी कंसेप्ट चलते हैं, जैसे इफ एल्स का हुआ, लूप का हुआ, ये सारे कंसेप्ट सी लैंग्वेज में हैं. यानी सी लैंग्वेज कवर्स
all the features and all the aspects of other programming language. दूसरी चीज, C is most popular programming language फॉर हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग, यानी अगर जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, उनकी प्रोग्रामिंग भी आपकी सी में होती है। यानी जो बच्चे CS बैकग्राउंड के नहीं है, किसी और बैकग्राउंड के, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या EC, उनके लिए भी सी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। अब हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में जान जाते हैं। देखिए, सबसे पहले सी लैंग्वेज से पहले बनी थी BCPL लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको बनाया गया था 1966 में, मार्टिन रिचर्ड्स, ये मार्टिन रिचर्ड्स है, इन्होंने बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी सी लैंग्वेज से पहले। नेक्स्ट, इसके बाद केन थॉमसन, यानी इन्हीं के साथ काम करते थे 1969 में, इनको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था, ठीक है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए ये कोई लैंग्वेज ढूंढ रहे थे, तो जो BCPL लैंग्वेज थी उसी को इम्प्रूव करके इन्होंने B लैंग्वेज बनाई और उनको सम्मान दिया, और उनका पहला अक्षर जो BCPL लैंग्वेज का पहला वर्ड है B, उससे इन्होंने 1969 में ये B लैंग्वेज बनाई, ठीक है। और ही ऑल्सो डेवलप्ड फर्स्ट मास्टर लेवल चेस कॉल्ड बेल इन 1980। केन थॉमसन इनका नाम है। इसके बाद केन थॉमसन के साथ डेनिस रिची काम करते थे AT&T बेल लैब USA में, ठीक है। तो जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा था तो उसमें बहुत सारे फीचर्स थे, उसको इंप्रूव किया गया, तो B लैंग्वेज का एक्सटेंडेड फॉर्म बनाया गया C लैंग्वेज, जो कि 1972 में डेनिस रिची ने बनाया, ठीक है। ये केन थॉमसन के साथ AT&T बेल लैब USA में काम करते थे। तो बेसिकली यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए C लैंग्वेज का ही यूज किया गया। ये हिस्ट्री है कुछ। अब हम आते हैं कि C लैंग्वेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इट इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है? देखिए, दो तरीके की लैंग्वेज होती है, एक लो लेवल लैंग्वेज, एक हाई लेवल लैंग्वेज आप लोग पढ़ते हो, एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है। यानी मिडिल लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स के साथ साथ उसमें लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स भी अडॉप्ट होते हैं। तो सी, अभी हमने देखा कि हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग की पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब ये लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स को भी अडॉप्ट करती है, इसलिए ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। इट हैज द सिंप्लिसिटी ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल एज द पावर ऑफ low level language. This aspects of C makes it suitable for writing both application programs, system programs. Hence, it is an excellent, efficient and general purpose language for most of the applications such as mathematical, science, business and system software application. C is a small language consisting of only 32 keywords. यानी केवल 32 कीवर्ड से मिलकर के सी लैंग्वेज बनी है। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हो तो उसमें 26 अल्फाबेट्स हैं, यानी उन्हीं से मिलकर के एक इंग्लिश लैंग्वेज बनती है। तो उसी तरीके से मानिए कि यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 32 वर्ड्स हैं, इंग्लिश वर्ड्स हैं, इनसे मिलकर के ही सी लैंग्वेज बनी है, जिसको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इनकी क्या मतलब होता है। अगला इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सी आपकी फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी इसमें जो भी काम होता है वो फंक्शंस पे होता है। फंक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जब फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे या फंक्शंस आएगा तब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि फंक्शन वो चीज होती है, फंक्शन का मतलब कार्य करना, काम कराना, यानी किसी भी चीज को किसी से कुछ काम कराना, यानी हम उसको कुछ इनपुट देते हैं और वो काम करने के बाद हमें रिजल्ट देता है। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस सी में अवेलेबल होते हैं और उन्हीं फंक्शंस की मदद से हम लोग सी लैंग्वेज बनाते हैं। The power of C language is augmented by the library functions provided with it. Moreover, the language is extensible since it allows the user to add their own library function to the library. यहाँ पर देखिए लाइब्रेरी फंक्शन आया है, तो अभी हम लोग डिस्कस आगे करेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, यानी उन
फंक्शंस को हम लोग सिर्फ यूज करते हैं, और कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो पहले से नहीं बने हैं, उनको हम लोग बनाते हैं और उन फंक्शंस को अपनी एक लाइब्रेरी में भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है द प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज इज पोर्टेबल। पोर्टेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोर्टेबल? Programs written for one type of computer or operating system can be run on another टाइप ऑफ कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी पोर्टेबिलिटी एक फीचर है, यानी सी लैंग्वेज में आप जो प्रोग्राम लिखोगे वो एक कंप्यूटर या एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा दूसरे कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम में भी एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज। नेक्स्ट, बिफोर गोइंग टू लर्न वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फर्स्ट ऑफ ऑल टू बेसिक क्वेश्चंस दैट एवरी प्रोग्रामर शुड अंडरस्टैंड। जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो दो क्वेश्चन है जो प्रोग्रामर है उसको अपने आप से पूछना चाहिए क्या, और उसको समझना चाहिए कि क्या है। पहला है व्हाट इज द लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज क्या होता है और कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज अभी हमने डिस्कस किया, यानी आप थॉट्स हैं, यानी कम्युनिकेशन, यानी दो आदमी को अगर कम्युनिकेशन करना है या कुछ लिखना है, चाहे वो वर्बली हो चाहे नॉन वर्बल हो, तो आप कैसे करोगे, यानी कोई ना कोई लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, यानी ऐसी लैंग्वेज जिसमें ह्यूमन किससे इंटरेक्ट करे, मशीन से, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करे। अब बात आती है कि कंप्यूटर लैंग्वेज यानी मशीन से वो इंटरेक्ट ही क्यों करेगा। उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, तो कंप्यूटर लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स क्या है, यानी हम किससे इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं। यानी कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं तो कंप्यूटर जो समझता है उसकी लैंग्वेज में जो हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे उसी को बोलेंगे सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है। और फिर प्रोग्राम्स के बाद आपका सेट ऑफ प्रोग्राम्स को ही आप ऐसी भाषा में बोल सकते हो कि वो एप्लीकेशन है या सॉफ्टवेयर है। ठीक है। नेक्स्ट, आपका नीड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज की आवश्यकता क्या है, क्या जरूरत है। ठीक, देखिए यहां पर दो ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है, इनको आपस में कम्युनिकेट करना है। तो जब वो कम्युनिकेट करेंगे यानी किसी लैंग्वेज की माध्यम से दोनों लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कोई कारण रहा होगा बात करने का। यानी जब बात करेंगे तो किसी लैंग्वेज में करेंगे, उन्होंने इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, डिफरेंट लैंग्वेज उन्होंने से बात की। ठीक है। अब उनको किससे करना है, मैंने क्या बताया कि कंप्यूटर लैंग्वेज, इसका मतलब किससे इंटरेक्ट करे वो, कंप्यूटर सिस्टम से। अब कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट ही क्यों करना चाहता है, पहले चीज ये। और दूसरी चीज, जब कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेगा, दो ह्यूमन बीइंग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी इसको भी इंग्लिश आती है इसको भी इंग्लिश आती है, लेकिन कंप्यूटर से इंटरेक्ट करेगा तो कंप्यूटर को इंग्लिश आनी चाहिए, या कंप्यूटर जो समझता है उसको, इस आदमी को उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर आप लोग जानते हो 0 और 1 की भाषा समझता है। ठीक है। ये क्यों समझता है, क्या होता है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारा टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत क्या है। ठीक है। तो कंप्यूटर क्या समझता है, बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1 की भाषा समझता है। यानी अगर इस आदमी को इस सिस्टम से, इस मशीन से इंटरेक्ट करना है तो इस मशीन की भाषा इसे आनी चाहिए। ठीक है। लेकिन ये इससे इंटरेक्ट ही क्यों करना चाहता है, कारण क्या है, तो कारण सिंपल सा कारण है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे 24। लेकिन अगर मैं अपना क्वेश्चन चेंज कर दूं और लिखूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 24 फैक्टोरियल, तो दिस इज अ बिट कॉम्प्लेक्स, आपको समय लगेगा, हो सकता है आप आंसर गलत भी बताओ। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है। तो ऐसा नहीं कि आदमी नहीं सॉल्व कर पाएगा, लेकिन वो करेगा, समय लगेगा। तो हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किससे बात करेंगे, मशीन से। यानी मशीन से हम इंटरेक्ट करेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी वाली प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कीजिए। ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपको एक्यूरेट रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि आदमी मशीन से इंटरेक्ट क्यों कर रहा है। तो अब यानी उसको इस लैंग्वेज में इंटरेक्ट करना है,
या तो दो तरीके, या तो इसको ये लैंग्वेज आनी चाहिए या कोई और तरीका वो अपनाए। तो तरीका क्या है? इस तरीका सिंपल सा है। मैंने क्या कहा कि वो कोई एक आसान लैंग्वेज सीखे। यानी आसान लैंग्वेज कौन सी? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी सी, सी प्लस प्लस, जावा, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, उसको वो सीखे। जब वो सीखेगा तो उसके बाद वो उसमें प्रोग्राम बनाएगा। क्या करेगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेगा। यानी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए हैं उसको क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। ठीक है, प्रोग्राम लिखेगा। तो ये मान लीजिए एक सी लैंग्वेज में लिखा प्रोग्राम है, मान लीजिए। ठीक है, कैसे लिखा जाता है वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि ये एक सी लैंग्वेज में लिखा प्रोग्राम है। लेकिन प्रॉब्लम फिर आ गई, भाई आपने सी लैंग्वेज सीख ली, सी लैंग्वेज में प्रोग्राम भी बना लिया, लेकिन अभी भी तो वो प्रोग्राम 0-1 में कन्वर्ट नहीं हुआ। इसका मतलब कोई ऐसा ट्रांसलेटर होना चाहिए जो आपकी सी लैंग्वेज को 0-1 में क्या करे? कन्वर्ट करे। तो उस सॉफ्टवेयर को एक चीज और बता दें कि ये जो चीजें लिखी गई हैं इसको हम लोग बोलेंगे सोर्स कोड। क्या बोलेंगे? सोर्स कोड। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं, जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसको क्या बोलेंगे? कोड। और ये कोड कैसा कहलाएगा? सोर्स कोड कहलाएगा। लेकिन प्रॉब्लम फिर से वही है। क्या प्रॉब्लम है? कि इस लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करना है? 0-1 में। यानी कोई ऐसा ट्रांसलेटर होना चाहिए जो ये सी लैंग्वेज यानी सोर्स कोड को आपके मशीन कोड, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। तो कन्वर्ट कैसे करेगा बताइए? इसका मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है क्या? कंपाइलर। यानी कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो आपके सोर्स कोड को मशीन कोड यानी बाइनरी फॉर्मेट में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। और जैसे ही कंपाइलर ने क्या किया, जैसे ही कंपाइलर ने कन्वर्ट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? 0 और 1 में। यानी जो चीज आपने कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आप 24 का फैक्टोरियल निकालिए, यहां पर हमने एडिशन का बनाया, मान लीजिए फैक्टोरियल का, या कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दी है, वो मशीन को किस भाषा में मिल गई? 0 और 1 की भाषा में। और 0-1 की भाषा में जैसे ही मिला, कंप्यूटर उसको क्या हुआ? समझ गया। समझ गया तो उसके लिए वो कैसा काम किया? इनपुट के लिए। और कंप्यूटर ने उसको समझने के बाद अपना रिजल्ट डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, और उसका रिजल्ट डिस्प्ले हो गया और आपने जो प्रॉब्लम दी थी वो सॉल्व हो गई और आपको दिख गई। ठीक है, तो कंप्यूटर वापस ये 0-1 को कन्वर्ट कर देता है किस में? आपकी लैंग्वेज में। ह्यूमन अंडरस्टैंड कौन करता है? ये हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में पढ़ेंगे। ये था कि व्हाट इज द नीड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। नेक्स्ट टॉपिक इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी। यानी सी में सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, यानी प्रोसेस क्या है उसका, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपको कोई सॉफ्टवेयर देता है तो आप देखते हो कि .exe फाइल होती है, जिसको आप लोग क्या कहते हो? एग्जीक्यूटेबल फाइल है। यानी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल आपको दे देती है तो आप ये समझते हो कि .exe फाइल जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे अलग अलग एग्जीक्यूटेबल फाइल होती हैं। ठीक है, तो .exe फाइल आपकी जब सिस्टम पे चलेगी तो आप समझते हो ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। यानी अभी जैसे हमने पिछले टर्न पर फैक्टोरियल की बात की, यानी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप जो एप्लीकेशन बनाओगे वो क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर कहलाएगा। और वो किस फॉर्म में होगा? .exe फाइल में। इसका मतलब हमें क्या बनाना है, यानी सॉफ्टवेयर क्या बनेगा? यानी .exe फाइल। तो ये समझ लीजिए जो हम 2 नंबर को एडिशन का प्रोग्राम बनाए थे, सम मान लीजिए उसका नाम है, फाइल का नाम, तो sum.exe यानी ये क्या कहलाया? हमारा एक सॉफ्टवेयर कहलाया। क्या कहलाया? सॉफ्टवेयर। यानी ये हमें बनाना है। क्या करना है? ये बनाना है। यानी किसी को अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट देना है, ये 2 नंबर्स का एडिशन का मान लीजिए प्रोडक्ट है, एप्लीकेशन है, ये देना है, तो मैं क्या दूंगा उसको? ये sum.exe टाइप की फाइल दूंगा कि भाई ये है सॉफ्टवेयर, आप इसमें जो भी आपको ऐड करना है वो 2 नंबर आप इनपुट कीजिए, ऐड कर ली। लेकिन ये बनेगा कैसे? मैंने अभी क्या बताया? क्या आप सीखोगे? सी लैंग्वेज। यानी आप क्या करोगे? सी लैंग्वेज सीखोगे। ठीक है, तो सी लैंग्वेज सीखोगे तो सी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करोगे। यानी ये जो प्रोग्राम लिखा है वो आपने किस में लिखा है? सी लैंग्वेज में। किस में लिखा है? सी। तो इसकी भी एक फाइल बनेगी, उस फाइल का नाम भी वही होगा जो इस फाइल का नाम होगा, बस उसका एक्सटेंशन यानी फाइल का टाइप अलग होगा। फाइल का टाइप क्या होगा? sum.c। ठीक है, क्या होगा?
सम डॉट सी। उसके बाद यहां पर देखिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी मदद से हम ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे, ये एप्लीकेशन बनाएंगे। तो पहला सॉफ्टवेयर आता है प्री प्रोसेसर। क्या आता है? प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर क्या काम करता है बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि यहां पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्री प्रोसेसर का क्या रोल है। देखिए जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे वहां पर सी लैंग्वेज में, वहां से कुछ स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो हैश से स्टार्ट होते हैं। कैसे स्टार्ट होते हैं? हैश से। तो हैश से स्टार्ट होने वाले जितने भी सेंटेंस हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस है, उसको हैंडल कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? प्री प्रोसेसर करता है। मोस्ट पॉपुलर सेंटेंस होता है हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि stdio.h एक फाइल है, उसमें बहुत सारा कंटेंट लिखा है। ठीक है, तो उस कंटेंट को हम अपने प्रोग्राम में मिलाना चाहते हैं, ठीक है, इंक्लूड करना चाहते हैं। तो वो फाइल क्या कहलाती है हमारी? वो फाइल कहलाती है हमारी हेडर फाइल्स। ठीक है, तो यानी ये एक तरीके की जो stdio.h है वो समझ लीजिए क्या है? हेडर फाइल है। और हेडर फाइल के अंदर बहुत सारा कंटेंट लिखा है, वो कंटेंट हम अपने प्रोग्राम में मिलाना चाहते हैं, जिसको कौन हैंडल करता है? प्री प्रोसेसर। यानी प्री प्रोसेसर क्या करेगा? प्री प्रोसेसर क्या करेगा? हेडर फाइल को इस फाइल के साथ इंपोर्ट करके एक नई फाइल बना देगा। उस फाइल का वो हमारी जैसी ही फाइल होगी, बस उस फाइल में क्या चीज और ऐड हो जानी चाहिए, हो जाएगी। प्री प्रोसेसर क्या करेगा? इसके कंटेंट ऐड कर देगा। उस फाइल को हम लोग, उसका एक्सटेंशन हो जाएगा sum.i। क्या हो जाएगा? sum.i। ठीक है, इस फाइल को अगेन दूसरा सॉफ्टवेयर कंपाइलर, जो अभी बात किए थे, कंपाइलर क्या करेगा? इस फाइल को कन्वर्ट करेगा 01 फाइल में। यानी 01 फाइल कौन सी फाइल होती है? मशीन कोड वाली फाइल। इस फाइल का एक्सटेंशन, नाम देखिए सेम रहेगा, लेकिन इस फाइल को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट फाइल, जो कि एक्सटेंशन .o या .obj एक्सटेंशन होगा। ठीक है, तो आपने यहां पर देखा अब कि कंपाइलर डायरेक्ट सी की फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल में नहीं कन्वर्ट करता। यानी किस फाइल को कन्वर्ट करता है? जो प्री प्रोसेसर द्वारा भेजी गई फाइल। और प्री प्रोसेसर क्या करता है? यानी इसके कंटेंट्स को इस फाइल में इंक्लूड करके एक नई फाइल बनाता है sum.i, जिसको इनपुट यूनिट भी बोलते हैं, और वो फाइल भेजता है कंपाइलर के पास, और कंपाइलर इस फाइल को किस में कन्वर्ट कर देता है? ऑब्जेक्ट फाइल में। देन एक और सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक सॉफ्टवेयर होता है लिंकर। क्या होता है? लिंकर। अब देखिए इसमें जब कंपाइलर ने 01 में कन्वर्ट किया तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं यहां पर जिसको कंपाइलर नहीं समझता है। ठीक है, यानी आप ऐसे समझिए कि अगर आप कोई इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे इसमें वर्ड ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो वो जब नहीं समझ में आते तो आप क्या करते हो? डिक्शनरी देखते हो, यानी डिक्शनरी से उसका मतलब निकालते हो, तब उसको कन्वर्ट करते हो। तो यानी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो इसको नहीं समझ में आती हैं। तो लिंकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो लाइब्रेरी फाइल्स को लिंक करता है sum.object फाइल में, और लिंकर ही सॉफ्टवेयर से आपकी अगली फाइल बन जाती है। उस फाइल को बोलते हैं .exe फाइल। तो यानी प्री प्रोसेसर, कंपाइलर, लिंकर, इन सॉफ्टवेयर की मदद से आप एक सी लैंग्वेज की फाइल जो आपने कोड की है उसको आप एक एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है। समझ में आ गया आपको? अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी को सॉफ्टवेयर देंगे तो क्या उसको sum.exe के साथ साथ लिंकर, कंपाइलर, प्री प्रोसेसर भी देंगे? नहीं, उसको क्या देंगे? ये, क्योंकि ये अभी हमने बताया ना हर उस पे चलेगा। ठीक है, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, ये चल जाएगा। प्रोग्रामर जो प्रोग्राम बना रहा है उसको इन सब की जरूरत होगी। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सी लैंग्वेज। ठीक है, तो हम लोग यही पढ़ेंगे कि सी लैंग्वेज क्या है,
सी लैंग्वेज में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। पहले जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं तो ABCD पढ़ते हैं, फिर ग्रामर पढ़ते हैं ताकि हम सेंटेंस फॉर्म कर सकें। तो अब हम सी लैंग्वेज में कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स यानी कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, उनके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उनको पढ़ के एक एक सेंटेंस बताएंगे और फिर उस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस इज द ओवरऑल टॉपिक ऑफ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।